मेरे साथियों, आप सबों का स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी सार की। उससे पहले कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखना है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में आपको ज्योग्राफी जैसे कठिन सब्जेक्ट को डायग्राम्स के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से और 3D मॉडल्स के माध्यम से समझाने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी की बात करेंगे और उसमें आज हमने लाया है पार्ट 2, लेसन 2, लेसन 1 और 2। पार्ट 1 और 2 का वीडियो ऑलरेडी है इस चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखिएगा। आज हम लोग बात करेंगे ग्लोब की, और ग्लोब में भी अक्षांश और देशांतर पर फोकस रहेगा। और जो एनसीईआरटी के किताब में है वही चीज आपको यहाँ मिलेगा, आलतू फालतू चीजें नहीं। वो भी 6 क्लास की किताब में जो है, आप एनसीईआरटी को खोल के सामने रखिए, मिला लीजिए, एक एक चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस यही अंतर है कि उसको हम लोगों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने प्रेजेंट करने का तरीका अपनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ग्लोब के बारे में कि ये ग्लोब होता क्या है। ठीक है, तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। देखिए, प्रतिरूप का मतलब होता है मॉडल, यानी ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है, लेकिन वो मॉडल क्या है? वास्तविक है। मतलब सच में ग्लोब होते हैं वास्तविक रूप से। मार्केट में आप जाइए, आप खरीद सकते हैं, जो कि दिखने में धरती जैसा होगा। धरती की जो झुकाव है, धरती की जो बनावट है, उसको दिखाता हुआ ये दिखता है। तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में, एक छोटे से रूप में एक वास्तविक मॉडल है, एक वास्तविक प्रतिरूप है। ये एनसीईआरटी के अनुसार ग्लोब की परिभाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्लोब की बात करें तो ग्लोब की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ खास बातें। ग्लोब में क्या होता है? तो देखिए, ये ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है। ये पृथ्वी को दिखाता है, पृथ्वी को दिखाता है। तो देखिए, इसमें क्या है कि ये अपने अक्ष पर जो है पृथ्वी झुकी हुई है, तो ये ग्लोब भी झुका हुआ रहता है। उसके बाद जो है, अगर आप इधर में देखें तो हर ग्लोब में एक बीचों बीच, धरती के बीचों बीच से एक लाइन गुजरता है, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं। उसी ग्लोब को वायर फ्रेम रूप में, ये देखिए 3D मॉडल है एक। अगर हम पूरे ग्लोब को एक वायर फ्रेम मॉडल के अनुसार देखें तो पृथ्वी के चारों ओर, हम बीचों बीच से एक वृत्त गुजरता है, जिसको विषुवत वृत्त कहते हैं, जो आप इसको आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं। किसी भी ग्लोब में या किसी भी मैप की अगर हम बात करें तो ऊपर में उत्तर को रखा जाता है, नीचे में दक्षिण को रखा जाता है, दाहिने साइड में पूरब को रखते हैं और बाएं साइड में पश्चिम को रखते हैं। इतना बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए ग्लोब पढ़ने से पहले। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अक्ष की। एक एक चीज को हम लोग उठाएंगे। अक्ष क्या है? तो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव मतलब धरती का जो भूगोल है, धरती कैसा है? गोल है। तो धरती का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसको उत्तर बोला गया है, इसको दक्षिण बोलते हैं, इसको पूरब और इधर को पश्चिम बोलते हैं। तो धरती के या पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर, ये उत्तर ध्रुव, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक एवं सीधी रेखा। ये सच में धरती के आर पर नहीं है। हम लोग ग्लोब जब बनाते हैं, ग्लोब जो जिस धुरी पर ये ग्लोब नाचता है, उसी धुरी के अक्ष को हम लोग अक्ष कहते हैं। तो दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा को अक्ष कहते हैं। जैसे ये लाइन आप देख पा रहे हैं, ये जो लाल कलर का है, जिस पे धरती क्या करेगी? घूर्णन करेगी। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर। यानी कहने का मतलब, ये जो देश अभी पश्चिम की ओर है, वो समय के साथ धीरे धीरे घूमते घूमते ये कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा। धरती अपने अक्ष पर धीरे धीरे क्या रहती है? घूमते रहती है। 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। अगला चैप्टर इसी पर है, पृथ्वी की गतियां। तो उसमें हम लोग और डिटेल से बात करेंगे। विषुवत वृत्त की अब बात करते हैं। विषुवत वृत्त क्या है? ये जो धरती का जो हम ग्लोब तैयार करते हैं,
उसको ठीक उसके बीचों बीच से एक वृत्त बना सकते हैं हम। गोला है, क्योंकि जब आप किसी गोले में लाइन अगर खींचिएगा, जैसे आप ये गोला है तो आप इधर से ये एक मार्कर लेकर लाइन खींचिएगा तो फिर पीछे से भी आपको घुमा के आना होगा। जब आप पीछे से भी घूम के आएंगे तो एक वृत्त बनता हुआ दिखेगा। इसी को हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। देखिए इसके बनने के साथ ही आपको ग्लोब दो भागों में बट जाएगा। ऊपर वाला भाग कहलाएगा उत्तरी भाग, नीचे वाला भाग कहलाएगा दक्षिणी भाग। यानी विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। चूंकि पृथ्वी एक गोला है और गोले के आधा को गोलार्ध कहते हैं, तो ये इसको दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी को ये बांट देती है। अब आगे आते हैं, अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं, लैटिट्यूड्स की बात करते हैं कि ये अक्षांश रेखाएं होती क्या है। तो विषुवत वृत्त क्या है? पृथ्वी के ठीक बीच से गुजरने वाला वृत्त। जैसे इसको देखिए, ये एक मान लेते हैं धरती का एक ट्रांसपेरेंट मॉडल है और उसके बीचों बीच ये विषुवत वृत्त गुजर रहा है। विषुवत वृत्त के दोनों तरफ स्थित सभी समांतर वृत्त, जैसे इस वृत्त के समानांतर ये वृत्त है, उसके समानांतर ये है, उसके समानांतर ये है, फिर नीचे में भी इसी तरह से है। समानांतर वृत्त जो ध्रुवों तक जाती है। देखिए ये जो वृत्त है आप देख रहे हैं, ये ध्रुवों तक जा रही है। ये ध्रुव है यहाँ पर और ये दक्षिणी ध्रुव है। अक्षांश रेखाएं कहलाती। बहुत सिंपल परिभाषा है एनसीईआरटी के अनुसार। पृथ्वी के विषुवत वृत्त के दोनों तरफ वे समानांतर वृत्त जो ध्रुवों तक जाती हैं उनको हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाओं का जो आकार है वो देखिए यहाँ इनकी जो लंबाई है वो ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर देखिए घट रही है, देख रहे हैं, छोटा हो रही है। और साथ ही साथ इनकी त्रिज्या में भी बदलाव हो रहा है। जैसे विषुवत वृत्त की त्रिज्या सबसे अधिक होती है और जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ बढ़िएगा, विषुवत ये जो अक्षांशों का जो त्रिज्या है वो छोटा होते चला जाता है। तो अक्षांशों की जो लंबाई है उनका व्यास और त्रिज्या जो है ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या होता है? छोटा होते जाता है। इतना बात ध्यान रखना है। अक्षांश क्या है? देखिए धरती को अगर आप एक अंडा या आलू की तरह देखें और आलू का जैसे आप स्लाइस करते हैं, टुकड़ा करते हैं, जैसे अगर आप ऐसे काट देंगे, जैसे अगर आप इसको काटेंगे तो काटने के बाद ये देख रहे हैं, ये जो किनारा आपको मिल रहा है यही अक्षांश को दिखाएगा। ये रेखाएं यानी अक्षांश रेखाओं के अनुसार अगर कट लगाइएगा धरती को तो धरती की कई टुकड़े हो जाएंगे। तो इन पिक्चर्स को देखकर आप दिमाग में बैठा लीजिए अक्षांश रेखाएं कैसी होती है, क्या होती है। ठीक है, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ा और डिटेल में। विषुवत रेखा को आधार मानते हुए अगर हम किसको आधार मान ले, अगर ये विषुवत रेखा मान ले तो देखिए ये पूरा का पूरा एक धरती था, ये गोला था, पृथ्वी था। उस पृथ्वी का हम क्या किए हैं? आधा भाग लिए है, उत्तरी गोलार्ध लिए है। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में भी हमने क्या किया है? ये जो आप देख रहे हैं ये है उसका विषुवत, ये है विषुवत वृत्त, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये रेड वाला जो आप देख रहे हैं ये है विषुवत वृत्त है। ये जो विषुवत वृत्त है इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा को आधार मानते हुए, इस वृत्त को आधार मानते हुए पृथ्वी के केंद्र से, अब ये जो वृत्त होता है पृथ्वी के ठीक बीचों बीच होता है, इस वृत्त का जो केंद्र है वो धरती का भी केंद्र होगा। ठीक है, इसको आधार मानते हुए पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। देखिए अक्षांश का एक और परिभाषा देखिए, ये जो विषुवत वृत्त है उसका जो सेंटर है वो धरती का भी सेंटर है। यहां से पृथ्वी के सतह पे अलग अलग जगह पे जो कोणीय दूरी आपको दिखाई देगा उन्हीं को अक्षांश कहते हैं। जैसे ये मान लेते ये पृथ्वी का, देखिए ये एक सतह पृथ्वी का, पृथ्वी, अब जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और इस केंद्र से मिलाया और ये जो कोण बना इसको हम लोग इसी को हम लोग अक्षांश कहेंगे। अक्षांशों को हम लोग डिग्री में मापते हैं। जैसे मान लें 30 डिग्री तो 30 डिग्री हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखना है, अक्षांश का मान पृथ्वी के अलग अलग जगह पर बराबर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर हम इसको सेंटर माने तो देखिए यहां भी एक वृत्त है
और इस सेंटर से दिखने में भले दूरी अलग अलग लग रहा हो, लेकिन बड़ा सच तो यह है कि यहाँ से इस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट की दूरी और इस पॉइंट की दूरी बराबर है। क्यों बराबर है? अगर उसी पिक्चर को अगर आप इस मॉडल के अनुसार देखेंगे, देखिए इसके अनुसार देखिए, ये अगर हम इसको अगर बनाएं अगर ऐसे, तो ये देखिए ये धरती है, धरती का ये केंद्र है, धरती के केंद्र से यहाँ पर एक वृत्त लिया गया है, एक अक्षांश लिया गया है मान लेते हैं। कैसे हम जानेंगे कि ये अक्षांश है? तो इसके केंद्र से बराबर बराबर दूरी पर आपको क्या ले लेना है? पॉइंट ले लेना है, ठीक है, पॉइंट ले लेना है। और ये सभी जो बिंदुएं होंगी, सभी जो पॉइंट्स होंगे, जब इन सब को अगर आप मिलाओगे आपस में तो क्या किसका निर्माण होगा? अक्षांश होगा। और हर अक्षांश पर स्थित जो ये जो बिंदु है वो धरती के सेंटर से मिलाने पर और ये 36 के साथ जो एंगल बनेगा वही हमारा अक्षांश का मान कहलाएगा, ठीक है। अब आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अक्षांश को डिग्री में क्यों मापा जाता है। एक तो हम अक्षांश को ये ऐसा रेखा मानते हैं, लेकिन मान उसका डिग्री में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि अक्षांश पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी बिंदु ले लीजिए और धरती के सेंटर से मिलाइए, और धरती के जो बीचों बीच से गुजरने वाला जो व्यास है उसके साथ जो ये कोण बनाएगा उसी को अक्षांश का मान कहेंगे। अगर ऊपर वाला लीजिएगा, जैसे मान गए यहाँ कोई बिंदु लीजिएगा, यहाँ से मिलाइएगा तो एंगल थोड़ा बड़ा बनेगा, अक्षांश का मान थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ का कोई बिंदु लीजिएगा, इसको मिलाइएगा तो एंगल और बड़ा बन जाएगा। ध्रुवों पे चले जाइएगा तो एंगल पूरा का पूरा 90 डिग्री बन जाएगा। मैथ का खेला यहाँ पर चल रहा है। तो विषुवत रेखा को आधार मानते हुए पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। विषुवत रेखा के समांतर क्षैतिज जो समान अक्षांशों को मिलाती है अक्षांश रेखाएं कहलाती है। समान अक्षांशों का मतलब जैसे केंद्र से ये बिंदु भी समान अक्षांश पर है, क्योंकि ये भी उतना ही डिग्री पर है, ये भी उतना ही डिग्री पर है, ये भी उतना ही डिग्री पर है। देखने में भले अलग अलग लग रहा हो, इस पिक्चर को जरा गौर से देखिए। यहाँ से अगर एक लाइन गुजार दे तो जितना डिग्री पर ये लाइन झुका हुआ है उतना ही डिग्री पर ये लाइन भी झुका हुआ है। दोनों तरफ का डिग्री बराबर है, तो ये और ये बिंदु समान अक्षांश पे। ये भी दिखने में अलग लग रहा है लेकिन अलग है नहीं वास्तव में, ये भी जो है समान अक्षांश पर ही स्थित है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि अक्षांश का निर्माण कैसे होता है। तो उसको कंफर्म करने के लिए आप देख सकते हैं, ये धरती का विषुवत रेखा है, यहाँ पर एक सेंटर है, इस सेंटर से पृथ्वी के अलग अलग बिंदुओं को मिलाने पर जो हमें एक ट्रेस मिलेगा, एक वृत्त मिलेगा, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? अक्षांश बोलेंगे। और हर अक्षांश का अपना एक फिक्स मान होता है। जैसे 30 डिग्री अगर यहाँ चलेगा मान लेते हैं, जैसे कि 60 डिग्री, वैसे बढ़ते जाएगा 80 डिग्री, ऐसे करते करते ऊपर तक जाए, ध्रुवों तक जाएंगे तो 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अक्षांश हमें उम्मीद है आप लोग ठीक से समझ गए होंगे कैसे अक्षांश काम करता है। अब आते हैं, अक्षांशों को अंश यानी डिग्री में मापा जाता है। नॉर्मली अक्षांश को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये एक पृथ्वी का गोला, पृथ्वी है ग्लोब लिए, और ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं अक्षांश, जो कि पृथ्वी को चारों तरफ से क्या करती है? घेरती है, ठीक है। इनका साइज ध्रुवों तक जाते जाते क्या हो जाता है? छोटा। हर अक्षांश का अपना एक क्या होता है? एक एंगल, डिग्री होता है। अब ये डिग्री कहाँ से आता है आप समझ गए हैं। जैसे विषुवत रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, उसके ऊपर जो है 10 डिग्री 20 डिग्री, नीचे में भी चलेंगे, देखिए ऊपर भी चलेंगे तो 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसे चलेंगे, नीचे भी चलेंगे तो 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसे चलेंगे। दोनों साइड बराबर चलता है, इसको 0 मानते हैं। और नीचे चलेंगे, बस अंतर क्या है कि नीचे वाला कहलाएगा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऊपर वाला कहलाएगा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 10 डिग्री 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यानी विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ये नंबर कहाँ तक जाता है? तो ध्रुवों तक जाएगा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहाँ आते आते 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री तक अक्षांशों का मान होता है। विषुवत वृत्त के ऊपर सभी अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश कहते हैं। ये जो विषुवत वृत्त है इसके ऊपर जो भी अक्षांश है सब उत्तरी अक्षांश, और नीचे वाले अक्षांश को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, 2 अक्षांश हो सकते हैं जिनका मान बराबर हो। जैसे 2 अक्षांश है, यहाँ आप देखिए 20 डिग्री और 20 डिग्री। हो सकता है कि पृथ्वी पर 2 ऐसे अक्षांश हो, 2 ऐसे स्थान हो जिनका अक्षांशीय मान बराबर हो, लेकिन वो दोनों अलग अलग जगह हो सकते हैं पृथ्वी पर।
एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। जैसे महाराष्ट्र का चंद्रपुर नामक जो स्थान है वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। जैसे आप देखिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये इक्वेटर है, या इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा या इक्वेटर भी कहा जाता है। इक्वेटर से अगर ऊपर जाएंगे, जैसे ये वाला अक्षांश है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और ऊपर जाएंगे तो ये वाला देखिए 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और यहीं पे यहाँ देखिए ये भारत का मैप आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे ये महाराष्ट्र का एक जगह है जिसको चंद्रपुर कहते हैं, वहाँ पर ये स्थित है 20 डिग्री अक्षांश पर। उसी तरह ब्राजील में बेलो होरिजोंटो नामक एक स्थान है जो कि 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे है। तो इस फोटो के अनुसार ये रहा इक्वेटर, ये रहा भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ये रहा पहला अक्षांश 10 डिग्री, ये रहा हमारा दूसरा अक्षांश 20 डिग्री पर। और इसी अक्षांश रेखा पर ब्राजील एक देश है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, जहां पर एक बिंदु है, एक जगह है, जिस जगह का नाम है बेलो होरिजोंटो। तो दो धरती के दो अलग अलग गोलार्धों में स्थित दो जगह हैं, लेकिन दोनों का अक्षांशीय मान क्या है? बराबर है। बस अंतर क्या है? एक है 20 डिग्री उत्तरी और एक है 20 डिग्री दक्षिणी। तो अक्षांश दो तरह के होते हैं। बीच में क्या आ जाता है? भूमध्य रेखा को बीच का मान मानते हैं हम लोग और उसको 0 मानते हैं। ऊपर जाएंगे तो 0 से बढ़ेगा 90 तक, नीचे भी आएंगे तो 0 से बढ़ेगा 90 तक। हमें उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। पूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में जानिए, जिससे वन लाइनर क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। जैसे विषुवत वृत्त, जैसे आप जान गए 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत वृत्त कहते हैं। ये है हमारा विषुवत वृत्त, ये जो बीचों बीच होता है ये 0 डिग्री अक्षांश होता है, इसका मान 0 डिग्री होता है। ये भी एक अक्षांश रेखा है। विषुवत वृत्त भी एक अक्षांश रेखा ही है, बस अंतर क्या है? उसका मान है 0 डिग्री और पृथ्वी के ठीक बीचों बीच है। वह धरती को दो गोला में बांटता है। उत्तरी ध्रुव की अगर हम बात करें तो इसका नाम है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये जो देखिए उत्तर की ओर जैसे जैसे जाएंगे ये जो गोला आप देख रहे हैं, ये गोला छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है, और ठीक उत्तर में जाके ये गोला एक बिंदु की तरह एकदम बहुत छोटा हो जाता है। और इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। और इसका जो मान अगर अक्षांशीय मान बोले तो ये इसका अक्षांशीय मान होता है 90 डिग्री उत्तरी, और दक्षिण ध्रुव का हो जाएगा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। कर्क रेखा देखिए, धरती के भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाने पर, उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री पर जो रेखा है उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा। और विषुवत से नीचे आने पर भी एक और आपको उतना ही डिग्री पर 23.5 डिग्री पर भी एक और दक्षिणी अक्षांश मिलेगा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस रेखा को, इस अक्षांश को हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कर्क रेखा। उसी तरह से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं। जैसे ये यहाँ एक छोटा सा आप ध्रुव वृत्त देख रहे हैं। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग जो है दक्षिणी ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं। अब आते हैं कटिबंध। ये कटिबंध क्या होता है? तो देखिए, पृथ्वी के किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? कटिबंध। अब जैसे ये एक अक्षांश रेखा है और ये एक अक्षांश रेखा है, और इनके बीच का जो ये इलाका है, ये जो दूरी है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कटिबंध कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धरती को भी कई कटिबंधों में बांटा गया है। जलवायु की दृष्टि से देखें, सूर्य के प्रकाश के आने के तरीके के आधार पर पृथ्वी को कई कटिबंधों में बांटा गया है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सूर्य, तो सूर्य से जब प्रकाश की किरणें निकलती है धरती तक पहुंचती है, तो कुछ किरणें सीधी पहुंचती है, कुछ किरणें तिरछी पहुंचती है। ज्यादातर ये जो भूमध्य रेखा आप देख रहे हैं या विषुवत रेखा जो देख रहे हैं, ये इक्वेटर जिसको देख रहे हैं, ये जो विषुवत वृत्त है या विषुवत रेखा, इन इलाकों में सूर्य की प्रकाश लगभग सीधी पड़ती है। सीधी किरणें पड़ने के कारण यहाँ साल भर मौसम उष्ण बना रहता है। उष्ण माने होता है गर्म बना रहता है। तो इन इलाकों को उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य के प्रकाश सीधी पड़ने से मौसम गर्म बना रहता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, पृथ्वी से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती जाती है? तिरछी होती जाती है। और
ये जो आप देख रहे हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा, और उत्तरी, ये जो आप उत्तरी वृत्त देख रहे हैं, उत्तरी ध्रुव वृत्त देख रहे हैं, 66 डिग्री वाला रेखा, 23.5 डिग्री वाला अक्षांश रेखा और 66 डिग्री वाला उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में जो ये जो इलाका है, इसको हम लोग उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, शीत जोड़ उष्ण। शीत माने होता ठंडा, उष्ण माने गर्म, यानी ये जो इलाके ठंडा और गर्म दोनों होते हैं, यानी मिक्स होते हैं, ठंड और गर्म दोनों मिक्स होते हैं, न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म। और ये जो 66 डिग्री वाला उत्तरी अक्षांश है, इससे ऊपर का जो इलाका है ये शीत कटिबंध में आता है। इन इलाकों में जैसे खासकर जो है उत्तरी ध्रुव पर हमेशा बर्फ जमा रहता है, बहुत ठंडा इलाका होता है क्योंकि सूर्य की प्रकाश वहाँ तिरछी पहुँचती है। अब अगले क्लास में हम लोग पृथ्वी की जब गतियाँ पढ़ेंगे उसमें आपको डिटेल से बताएंगे कि क्यों जो है यहाँ 6 महीना दिन और 6 महीना रात रहता है, मौसम कैसे बदलता है, इस पर जो है हम लोग बहुत डिटेल से बात करेंगे। उसी तरह से अगर आप विषुवत रेखा के अगर नीचे आएंगे तो 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक यानी मकर रेखा के बीच का जो इलाका है उसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है, और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का इलाका दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। और ये जो है 66 डिग्री से नीचे वाला जो अक्षांश के बाद वाला जो भाग है इसको शीत कटिबंध कहते हैं। यहाँ पे ठंडा हमेशा बना रहता है, यहाँ पे भी बर्फ जमा रहता है। अब आते हैं हम लोग देशांतर रेखाओं पे। देशांतर रेखाएं क्या है? लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इनको कहा जाता है, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में अंतर होता है। अक्षांश रेखाएं तो आप समझ गए, ऐसे क्षैतिज रेखाएं जो पृथ्वी को कई स्लाइसेस में काटती है, इनको हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उसी तरह से ग्लोब में एक और रेखा आपको दिखाई देगा जो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा और कहाँ की ओर जाएगा? दक्षिण की ओर आपको जाता हुआ, उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे जाता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। बस एक अंतर बस क्या है कि अक्षांश रेखाओं का आकार पृथ्वी पर हर जगह अलग अलग होता है। जैसे ये अक्षांश रेखा छोटा है, ये बड़ा है, ये और छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, छोटा हो गया। लेकिन देशांतर रेखाओं की लंबाई हर जगह एक जैसी होती है। वो सभी देशांतर रेखाओं उत्तर में उत्तरी ध्रुव पर मिलते हैं और दक्षिण में दक्षिण ध्रुव पर जाकर जमा होते हैं। तो यही है देशांतर रेखाएं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर माने ऊपर से नीचे की ओर आने वाली काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी को दो बराबर ऊर्ध्वाधर गोलार्धों में बांटती है। अक्षांश रेखा में जैसे विषुवत रेखा जो है ये दो गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। तो ठीक उसी तरह हर देशांतर रेखा पृथ्वी को, अगर किसी देशांतर रेखा के हिसाब से अगर धरती को काटा जाए तो आपको दो ऊर्ध्वाधर गोलार्ध दिखाई देंगे। ऊर्ध्वाधर मतलब खरा, जैसे इधर वाला बनेगा पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला बनेगा पश्चिमी गोलार्ध। दो गोलार्धों में बांटती है, देशांतर रेखाएं कहलाती है। देशांतर रेखाओं को याम्योत्तर रेखाएं भी कहते हैं। और डिटेल से समझते हैं देशांतर रेखाओं को। जैसे आप देख रहे हैं ये धरती है, तो धरती पर हम कुछ ऐसी रेखाओं को खींचते हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, ऊपर से नीचे की ओर। इनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई आकार बराबर होते हैं। सभी देशांतर रेखाएं एक वृत्त होते हैं, एक वृत्त होते हैं, ठीक है। और इस वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, घटती नहीं है, सब जगह बराबर होती है। तो देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त होती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ दो देशांतर रेखा है, उत्तरी ध्रुव पर इनके बीच की दूरी 0 है। अब देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए दूरी क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। यहाँ देखिए दूरी काफी ज्यादा हो गया, और जैसे जैसे फिर दक्षिण की ओर जाएंगे फिर दूरी क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। तो सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होती है देशांतर रेखाओं के बीच? देशांतर रेखाओं के बीच सबसे ज्यादा दूरी होती है विषुवत रेखा पर। सभी देशांतर यामात्रों की लंबाई समान होती है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, एक तरफ अक्षांश रेखा है और एक तरफ देशांतर रेखा है। फोटो को गौर से देखिए, आपके दिमाग में ये बात छप जाना चाहिए। अब थोड़ा आते हैं, देशांतर रेखाओं के भी मान को भी डिग्री मापा जाता है। अब सवाल है कि हम इन रेखा के मान को डिग्री में कैसे दिखाते हैं? तो हर चीज का जवाब कहाँ जुड़ा है? पृथ्वी के सेंटर से जुड़ा हुआ है। धरती को आधा कर दिया गया, ये पृथ्वी का केंद्र है। अब पृथ्वी के केंद्र से क्या किया गया? देखिए दो देशांतर रेखा लेते, एक ये देशांतर रेखा है और एक ये देशांतर रेखा।
ये जो लाल वाला देशांतर रेखा है आप देख रहे हैं, क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं देखने में एक जैसी होती है, जैसे आप यहाँ देखिए सभी एक जैसी है। तो सभी देशों ने मिलकर, चूंकि जिस जमाने में डिसाइड हुआ और काफ़ी समय तक पूरी दुनिया पर ब्रिटेन का जो है लगभग दुनिया के एक बहुत बड़े भाग पर ब्रिटेन का कब्जा रहा, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था रही, तो लगभग सभी देशों ने ये मान लिया कि ब्रिटेन में, आप जानते हैं इंग्लैंड एक देश है, इंग्लैंड में लंदन एक राजधानी है और लंदन में एक ग्रीनविच एक जगह है जहाँ की वेधशाला से होते हुए ये देशांतर रेखा गुजरती है। इधर में इंडिया वगैरह है और यहाँ पे इस इलाके में आप देख रहे हैं यूरोप में ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं ये है हमारा इंग्लैंड, और इंग्लैंड के लंदन में एक जगह है, इंग्लैंड में एक जगह है जिसका, उस जगह का नाम है ग्रीनविच। वहाँ पर एक वेधशाला है, राजकीय वेधशाला है, गवर्नमेंट का वेधशाला है। उससे होकर जो ये लाइन गुजर रही है इसी को हम लोग बोलते हैं मेन देशांतर रेखा है, इसको ग्रीनविच लाइन कहते हैं। और इसका मान 0 डिग्री देशांतर माना गया है, ना तो पूर्वी ना तो उत्तरी, सीधे 0 डिग्री। देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। इसे ग्रीनविच लाइन या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। देखिए कितना नाम है इसका। अब वो डिग्री कैसे डिसाइड होता है उसको देखते हैं। तो मान लेते हैं ये जो आप देशांतर रेखा देख रहे हैं, ये देशांतर रेखा गुजरेगा इंग्लैंड के ग्रीनविच से, इसको हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये धरती के केंद्र और इसको मिलाने पर देखिए ये एक वृत्त है, ठीक है, इसको 0 डिग्री मान लेते हैं। अब एक और धरती पर एक और बिंदु लिया गया, ये एक और देशांतर लिया गया और इस देशांतर से इस देशांतर तक आप जाएंगे तो देखिए वृत्त का एक छोटा सा टुकड़ा बनेगा जिसको चाप बोलते हैं। और आप सब बात पढ़ चुके हैं, वृत्त के केंद्र से परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने पर वृत्त के केंद्र पर एक कोण बनता है। ये चाप है, ये त्रिज्या होता है, ये कोण बनता है। और ये कोण को हम किसी में मानते हैं डिग्री में, जैसे मान लेते हैं 30 डिग्री अगर मान लेते हैं, तो ये इस मेन वाले जो देशांतर रेखा है उससे अगर ये 30 डिग्री दाहिने है, दाएं तरफ को हम लोग क्या बोलते हैं ईस्ट यानी पूरब, और बाएं वाले को क्या बोलते हैं पश्चिम। तो इस देशांतर को हम लोग बोलेंगे 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर इससे इसको मिला दिया जाए देशांतर को और इस वाले देशांतर से वहां तक का अगर एंगल अगर मान लेते 60 डिग्री बन रहा है तो इस देशांतर का नाम हो जाएगा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। समझ रहे हैं? उसी तरह से अगर एक और देशांतर ले ले, ये देशांतर हम ले लेते हैं और ये ग्रीनविच वाले देशांतर से यहाँ इन दोनों के बीच का एंगल निकालते हैं। यहाँ पर अगर ये मान के आ गया 15 डिग्री तो इसका नाम हो जाएगा इस देशांतर का 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो अब आप समझ रहे हैं कि देशांतर और अक्षांशों का मान कैसे डिसाइड होता है। अक्षांशों का मान का तरीका अलग और देशांतर का तरीका अलग है। इसके दाहिने चलेंगे जैसे 10 डिग्री तो ये बोलेंगे 10 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये हो गया 20 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये हो गया 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। उसी तरह बाएं चलेंगे तो पश्चिम की ओर हम बढ़ेंगे तो 10 डिग्री पश्चिमी, 20 डिग्री पश्चिमी, 30 डिग्री पश्चिमी, 40 डिग्री पश्चिमी, इस तरह से बढ़ता है। तो अक्षांश और देशांतर को आप बहुत अच्छे से समझ गए। तो अब आते हैं एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अब धरती पर किसी भी जगह का लोकेशन अक्षांश और देशांतर के टर्म में दिखाया जाता है। जैसे असम में एक जगह है, असम का एक जगह है, उस जगह का नाम है धुबरी। तो असम में एक स्थान है धुबरी। अब हमको धुबरी का लोकेशन बताना है तो 2 तरीके से बताएंगे, दोनों में बताएंगे कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय स्थिति क्या है और इसका देशांतरीय स्थिति क्या है। जैसे उदाहरण के तौर यहाँ से जो ये देशांतर रेखा गुजरती है ये 90 डिग्री पर है और अक्षांशीय रेखा कितना पर है 26 पे है। तो 26 वाला अक्षांश और 90 वाला देशांतर जहाँ काटेगा एक दूसरे को, एक जो यहाँ कट बनेगा उस पोजीशन को हम लोग कहेंगे असम का धुबरी। बस इतना ध्यान रखना है कि 26 डिग्री नीचे भी होता है तो इसलिए नॉर्थ और ईस्ट का भी प्रयोग करना है। 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट में किसी भी धरती के लोकेशन को हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं। ठीक है, आप गूगल मैप भी खोलोगे तो वहाँ भी आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दिखाई देगा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जिसको बोलते हैं।
अब आते हैं मानक समय रेखा। इसी चैप्टर में एक और चीज़ है मानक समय रेखा। तो अभी आपको बताया मैंने कि पृथ्वी पर बहुत सारे देशांतर रेखाएं गुजरती है। सभी देशांतर रेखाएं एक जैसी है, दिखने में एकदम बराबर है। उनमें से जो रेखा इंग्लैंड के वेधशाला से होकर गुजरती है उसको हम लोग ग्रीनविच लाइन कहते हैं। और समय का निर्धारण करने के लिए इसी को बेस मान लेते हैं, ठीक है। और इसी को बेस मान के ग्रीनविच रेखा से दाहिनी तरफ जाने पे हम पूरब की तरफ जाते हैं, बाईं तरफ जाने पे हम पश्चिम की तरफ जाते हैं। और आप ही बताइए पहले सूरज किस दिशा में उगता है? सूर्य पहले पूरब दिशा में उगता है और दिन भर में सूर्य पूरब से किधर की ओर जाकर डूब जाता है? पश्चिम की ओर। सूरज तो कहीं जाता नहीं है, बल्कि होता क्या है, धरती अपने एक्सिस पे नाचते रहती है। तो ये जो धरती आप देख रहे हैं ये नाच रही है। ये भारत कुछ देर के बाद यहाँ पहुँच जाएगा। तो अब क्या होगा कि चूंकि इधर दिन हो चुका है, इधर सूरज नहीं है तो इधर अभी अंधेरा है। इसका मतलब ये लोग ग्रीनविच समय से आगे हैं, यानी इंग्लैंड में अभी रात हो रहा होगा तो इस साइड में अभी उजाला हुआ, अभी दिन हो रहा है। और इस साइड में भी अंधेरा है, यहाँ भी मान लेते हैं अंधेरा है, यहाँ अभी सूर्य नहीं पहुँचा है, दिन नहीं है। तो इधर जब हम जाते हैं तो समय में हम आगे जाते हैं, इधर हम जब जाते हैं तो समय में हम पीछे जाते हैं। बस इतना ध्यान में रखना है। धरती धीरे धीरे घूमेगी। अब यहाँ से ये घूमना शुरू करेगा, घूम के कितने देर में फिर यहीं पहुँच जाएगी? 24 घंटे में। यानी हम एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 24 घंटे में धरती 360 डिग्री घूमती है, मतलब देशांतर रेखा 360 डिग्री का एंगल तय हो गया। 24 घंटे में 360 देशांतर, समझिए देशांतर घूम जाती है पृथ्वी। तो 1 घंटे में घूमेगी 360/24 कटकुट क्या आएगा? 15 डिग्री घूमेगा। उसके बाद में अब आते हैं फिर इसी चीज को और अलग तरीके से आता है, पुनः फिर से चूंकि 15 डिग्री घूमती है, 15 डिग्री देशांतर घूमने में धरती लेती है 60 मिनट, इसलिए 1 डिग्री घूमने में लेगी 60/15 यानी 4 मिनट। यानी हर 4 मिनट में पृथ्वी अपने स्थान से 1 डिग्री देशांतर क्या हो जाती है? घूम जाती है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। बस क्या क्या ध्यान रखना है? 1 घंटा में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है, या इसको उल्टा समझिए 15 डिग्री का मतलब 60 मिनट यानी 1 घंटा, और 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट। बस इतना याद रखना। इस पर बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हम लोग इसी चीज़ को यहाँ लागू करते हैं। तो जैसे ये है हमारा ग्रीनविच लाइन, ये जो लाइन देख रहा है ये है हमारा ग्रीनविच लाइन, ये है 0 डिग्री देशांतर। अब हम क्या करते हैं, 0 डिग्री देशांतर से आगे बढ़ेंगे तो देखिए एक पृथ्वी को ऐसे ऐसे छोटे छोटे कई देशांतरों में काटा गया। कितने देशांतरों में काटा गया है? 24 देशांतरों में। पूरी पृथ्वी को ऐसे ऐसे 24 देशांतरों में काटा गया है। और एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की जो दूरी है वो 15 डिग्री मानी गई है। ये गैप 15 डिग्री का है, 15 डिग्री का, 15 डिग्री का। 15 डिग्री मतलब 1 घंटे का गैप है। पृथ्वी अभी यहाँ पर है मान लेते हैं, अब पृथ्वी नाच के यहाँ तक आएगी तब तक 1 घंटा हो जाएगा। फिर इस जगह पर रोटेट होके यहाँ आएगी तो 1 घंटा हो जाएगा, रोटेट होके यहाँ आएगी तो 1 घंटा हो जाएगा। ऐसे करते करते 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाएगी। तो पूरी पृथ्वी को कितने देशांतरों में काटा गया है? 24 देशांतरों में बांटा गया है। और हर 2 देशांतरों के बीच का गैप कितना डिग्री का होता है? 15 डिग्री का होता है। याद रखना है, डिग्री में 15, समय में 1 घंटा। अब एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए कैलकुलेट करके दिखाते हैं कैसे समय कैलकुलेट किया जाता है। ये है ग्रीनविच लाइन मान लेते हैं जो इंग्लैंड के वेधशाला से होकर गुजर रही है। ये है हमारा 0 डिग्री देशांतर। इस समय मान लेते हैं इंग्लैंड में 12 बज रात्रि के 12 बज रहे, एकदम दोपहर, ठीक 12:0 रात का, एकदम मध्य रात्रि हो रहा है। अब हम क्या करते हैं ग्रीनविच से 15 डिग्री ईस्ट की तरफ चलते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं कोई देश हमको मिला। अब हम पता करना चाहते हैं इस देश में अभी कितना बज रहा होगा, वहाँ का समय क्या होगा, मानक समय हमको निकालना है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग? देखिए ग्रीनविच से आप कितना डिग्री आगे गए? 15 डिग्री आगे गए। बस कुछ नहीं करना है, उस डिग्री को किस में कन्वर्ट कर लेना है? घंटा या मिनट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत आसान है। क्या हम 15 डिग्री को ऐसा लिख सकते हैं 15 × 1 डिग्री?
लिख सकते हैं। फिर अभी अभी हमने आपको क्या बोला था कि 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा, 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट, याद रखना है। तो 1 डिग्री की जगह हम क्या रख देंगे, 4 मिनट, और गुना कर देंगे। गुना करने पर हमें आएगा 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। आपको बोले भी थे कि 15 डिग्री का मतलब क्या रखना है याद, 1 घंटा। यानी धरती, यानी कि अगर हम 15 डिग्री आगे जा रहे हैं, यानी हम 15 डिग्री समय में आगे जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब अभी यहाँ भले 12 बज रहा है, लेकिन इधर में क्या बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा। क्यों 1 बज रहा होगा, पहले ही इधर दिन हो चुका है, इस इलाके में पहले ही दिन हो चुका है। ये इलाका आगे चल रहा है समय में, पहले ही दिन हो चुका है, और ये इधर पहले ही 12 बज चुका होगा, पहले ही रात भी हो चुका होगा। इसीलिए अब इधर 12 नहीं बज रहा होगा, बल्कि 12 से 1 जोड़ देंगे, कितना बज रहा होगा, 1 घंटा। जितना डिग्री के हिसाब से आया 60 मिनट आया, हम 12 में 60 मिनट जोड़ेंगे तो 1 बजेगा। रात के 1 बज रहे होंगे, PM नहीं, यहाँ AM हो रहा होगा। ये ग्रीनविच से 1 घंटा आगे है। अब आते हैं, अब इधर में चलते हैं, 15 डिग्री पश्चिम चलते हैं। 15 डिग्री का मतलब होता है 1 घंटा है। यानी आप क्या कर रहे हैं, 1 घंटा आपको क्या बोले थे, पीछे चल रहा है। क्यों चल रहा है पीछे, क्योंकि देखिए सूरज इधर से इधर उगता है, पहले इधर दिन होता है, तो रात भी पहले इधर होगा, 12 भी पहले इधर बजेगा, इधर अभी 12 नहीं बजेगा। तो जैसे यहाँ पे 12 बजा है, तो अभी इधर 12 नहीं बजेगा। अब धरती घूम के जब यहाँ पहुँचेगी तब यहाँ 12 बजेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, धरती तो घूमते रहती है। तो जब हम 15 डिग्री पश्चिम में जाएंगे, तो यानी हम 1 घंटा पीछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, जब आप पश्चिम की तरफ बाएं जाइएगा तो घटा देना है, और दाएं जाएंगे तो जोड़ देना है। जैसे 1 घंटा आया, जोड़ दिए, 1 घंटा आया, घटा दिए। और यहाँ चूंकि 12 बज रहा है, तो अभी इधर में रात के, यहाँ AM नहीं PM हो रहा होगा, 11 बजे रात हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ 12 बजे मध्य रात्रि हो रहा है, AM हो रहा है, और यहाँ 1 बजे AM हो रहा है, यहाँ PM नहीं AM हो रहा है। तो ये ग्रीनविच से 1 घंटा आगे है, ये समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे है। इसी तरह से किसी देश का मानक समय निर्धारित किया जाता है। भारत का भी मानक समय इसी तरह निर्धारित किया गया है। भारत से होकर एक देशांतर रेखा गुजरती है, जो है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। 82.5 एक एक्चुअल में तो गुजरती है 82 डिग्री, क्योंकि 24 देशांतर रेखाओं को ही बनाया गया धरती पर। ठीक है, लेकिन हम 82 डिग्री वाला न लेकर कौन सा लेते हैं, 82.5 डिग्री, क्योंकि भारत छोटा सा नहीं है जी। भारत यहाँ गुजरात से लेकर आसाम तक, अरुणाचल प्रदेश तक काफी बड़ा है। तो 82 डिग्री बीच से नहीं होता है, 82.5 डिग्री लगभग भारत के बीच से गुजरता है। और बीच का समय लेंगे तो लगभग सभी देश में वही समय लेंगे तो चलेगा। 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्वी देशांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, मानक समय रेखा भारत का मानते हैं, जो कि आपको उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। और अगर आप बदलना चाहिएगा, किसी से बदलना चाहिएगा, अगर आप इसको बदलना चाहिएगा घंटा में, तो आप बदल सकते हैं। ग्रीनविच अगर इधर कहीं है 0 डिग्री, उस 0 डिग्री से भारत का टाइम लाइन 82.5 डिग्री ईस्ट में है। यानी ईस्ट में जाते हैं तो जोड़ते हैं, यानी अगर यहाँ 12 बज रहा है, अगर यहाँ 12 बज रहा है रात का, तो हम उससे 5 घंटा आगे हैं। ठीक है, उसमें 5.5 घंटा क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे मान कर अगर यहाँ 1 बज रहा है, दिन का 1 बज रहा है, दिन का 1 बज रहा है, तो उसमें आप क्या कर दीजिए, 5.5 घंटा जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा कितना, 6.5 घंटे हो जाएंगे। यानी यहाँ पे हमारे यहाँ 6:30 बज रहा होगा शाम का। इसलिए आप कभी टीवी पे मैच देखिएगा, इंग्लैंड में मैच हो रहा है, तो वहाँ 1 बज रहा है दिन का, और आपके यहाँ शाम हो रहा है। इसलिए शाम होते होते बहुत सारे लोग मैच देखना शुरू करते हैं। वहाँ पे देखिएगा समय का यही अंतर है। तो हम लोग ग्रीनविच लाइन से 5.5 घंटे आगे है भारत का समय, याद रहेगा ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। वही चीज़ यहाँ कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, भारतीय समय ग्रीनविच लाइन से 5.5 घंटे आगे है। उसी तरह अगर पश्चिम में कहीं इन देशों में जाइएगा, तो यहाँ ग्रीनविच लाइन आपको क्या मिलेगा, पीछे। ग्रीनविच लाइन से ये पीछे है, तो यहाँ का समय आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, उसी हिसाब से हो सकता है। जैसे भारत में एक ही मानक समय रेखा ली गई है, जैसे रसिया को देखिए, रूस एक बहुत बड़ा देश है, चीन एक बड़ा देश है, तो रूस में एक मानक समय देशांतर रेखा से काम नहीं चलता। तो वहाँ पे बहुत सारे टाइम जोन है, वहाँ पे बहुत सारे टाइम जोन है।
अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम जोन होते हैं और एक ही देश में अलग अलग टाइम जोन भी हो सकते हैं, वो लोग अपने हिसाब से उसको बांटते हैं। तो इस पर फिर कभी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।